मेरा एक शो था जो एकता मैम के साथ आया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस शो में किसिंग सीन है। मैं वहाँ पे हूँ, कुछ 600-700 जूनियर्स थे और मैंने रोना शुरू कर दिया। तो हमारा एक सीन था अगेन किसिंग सीन और उसमें डायरेक्टर ने एक्शन नहीं बोला और करण ने उसके पहले ही मुझे किस किया। किसी को बिना मर्जी के हाथ नहीं लगा सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते जो गलत था। तो आई स्लैप्ड हिम, he slapped me back and he slapped me so hard and nobody supported me there। और जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया। सबसे ज़्यादा जो मुझे हर्ट हुई है ना, उन्होंने मेरे मॉम डैड को गालियाँ दी। इस चीज़ को लेके मैं कंफर्म हूँ कि करण वाज इंटरेस्टेड इन मी। ओह या व्हाई डू यू फील दैट? पता लगता है आप सीन वाइज किसी को टच कर रहे हैं या आपकी कुछ हो रही है, और उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह भी भेजे थे, कुछ इस तरह की बातचीत भी हुई थी। दैट्स व्हाई आई एम 100% श्योर। हाय, माय नेम इज सानवी तलवार, यू आर वाचिंग मी ऑन टाइम्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट। मैं हूँ विजय तिवारी एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद सानवी हु इज विद अस टू टॉक अबाउट हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, लाइफ एंड मोर। सो सानवी, वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू। यूजुअली जब हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें एक जॉनर होता है जो फिक्स्ड होता है, या तो वो फैमिली ड्रामा है या तो वो लव स्टोरी है, बट यहाँ पे आपको इतना वर्सेटाइल कैरेक्टर प्लेइंग करने का मौका मिल रहा है। सब्जेक्ट भी बहुत वर्सेटाइल लग रहा है। तो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा शूट हमारा दुबई में हुआ है, जहाँ पे हमारी प्राइमरी कास्ट इंडिया से थी और सेकेंडरी कास्ट पाकिस्तान से थी। और यस, बीच के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो दुबई से ही कास्ट किए गए हैं। तो जब आप अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ काम करते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो बहुत ही मज़ा आया काम करके। हमारे डायरेक्टर पाकिस्तान से थे और डीओपी हमारे यहाँ इंडिया से रहे हैं। और मतलब सारे प्रोड्यूसर्स और पूरी कास्ट, इवन राकेश पापड़ जी, सबके साथ मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमारा जोन था। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पीपल जितना भी वॉट एवर द रिलेशनशिप इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वॉट एवर इट इज, लेकिन जो ऑडियंस जो कंज्यूम करती है वहाँ के ड्रामा, स्पेशली दे लव वॉचिंग वहाँ के ड्रामाज। व्हाट इज योर टेक? मतलब आपने भी क्या पाकिस्तानी शोज फॉलो किए हैं, डेली सोप जो उनके होते हैं जिनके लिए क्रेज है यहाँ पर? और जब आप उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम कर रही थी, कैसा माहौल था एंड उनका वर्किंग स्टाइल या एक्टिंग स्किल्स कितने अलग हैं? डेफिनेटली मैंने पाकिस्तानी ड्रामास देखे हैं और शायद ही कोई होगा जिन्होंने नहीं फॉलो किया होगा। और उनका वर्किंग स्टाइल और हमारे वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत फास्ट 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 होती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा ना तसल्ली बख्श काम किया जाता है। सो वो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि डायरेक्टर हमारे बेहद अच्छे थे, वो वहाँ से थे और बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब आराम से, ज़्यादा बात वो करते नहीं थे। तो मतलब कोई चीज़ समझानी है तो हम किसी टॉपिक पे अगर कोई सीन शूट कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी देर तक हम बैठ के बात करते थे। तो ये सब चीज़ें जब हम टीवी में यहाँ काम करते हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा हमारा पेस बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि डेडलाइंस होती हैं। एग्जैक्टली। तो चलो, ये तो ओटीटी आई थिंक इट्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया इंडिया के कंपैरेटिवली, और या फिर हमारे वर्क स्टाइल के कंपैरेटिवली। तो अच्छा रहा, मेरा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा, मज़ा आया। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के दूसरे जो एक्टर्स हैं उनके साथ कैसा रहा? मैंने पाकिस्तानी जो एक्टर्स, अच्छा काम, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा उनके अभिनय करने में और इन सब चीज़ों में थोड़ा वैरायटी ये है कि थोड़ी आई थिंक ज़्यादा सहजता है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या तो जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। तो जब आपके पास पहले प्रोजेक्ट आया तो कहीं वो इनहिबिशन था? क्योंकि अभी कुछ सालों में जो कुछ हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिस तरीके से ये जो गवर्नमेंट भी है इसने एक तय किया है एक राइट लेने का, आपके मन में कहीं कोई इनहिबिशन था कि अगर मैं प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होती हूँ, पता नहीं आगे फ्यूचर कैसा होगा प्रोजेक्ट का? नहीं, मैं इस तरह की सोच ना कभी रखती थी, ना रखती हूँ, ना कभी रखूंगी, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है काम करना।
और मुझे तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लगा कि मैं बाहर जाके, ऐसे तो मैंने दुबई के एक्टर्स के साथ भी काम किया, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय हमारा जो काम है, हमारी जो कला है, उसमें कोई जात पात का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती। मुझे लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आपको काम करना चाहिए। या ट्रू। या एंड टेल मी सानवी कि आई थिंक अलादीन आपका लास्ट शो था। अलादीन मेरा, हाँ, इससे पहले अलादीन था। Yeah, राइट राइट। सो ये गैप अली बाबा। अली बाबा, सॉरी। या सो अली बाबा वाज योर लास्ट शो, उसके बाद ये गैप क्यों? मतलब कॉन्शियस डिसीजन था? क्योंकि इस हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि काफी एक्सपेरिमेंट तो लेटली होने लगा है, लेकिन एक जैसे शोज भी बहुत बन रहे थे, तो वाज दैट कि आपके चॉइस का काम आपकी तरफ नहीं आ रहा था? नहीं, अभी अली बाबा के बाद ऐसा कोई खास ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक तो इस वेब सीरीज में बिजी थी। बहुत टाइम तक मैं दुबई में थी। उसके फिर आपको पता ही है कि ओटीटी प्रोजेक्ट्स में बहुत लंबा टाइम लगता है, और 60-70 एपिसोड एडिट होना, डबिंग करना, इट वाज एक्चुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और हाँ, थोड़ा सा काम को लेने में मैं झिझक इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना ये बजट को बहुत एकदम से कोरोना वायरस के बाद ऐसा कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, विच आई डोंट अप्रिशिएट। तो उस वजह से भी, इस वजह से भी मैं काम नहीं ले रही हूँ। दैट्स द थिंग। तो अगर मुझे कोई अच्छा काम मिल रहा है विद गुड बजट, फिर चाहे साल में वो एक बार ही क्यों ना हो, ऐसा काम करने में मैं बिलीव कर रही हूँ। यस। बट कितना डिफिकल्ट होता है कि एक्टर के लिए, जब वो मुंबई से बिलोंग नहीं करता, एंड देन आप अपने दिन का 14-15 घंटा एक सेट पे दे रहे हो, एंड देन अचानक से बजट्स जो है वो आधे स्लैश किए जाते हैं। तो मुंबई सबको पता है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो आपको पिछले शो में मिल रहा होगा वो अब नहीं मिल रहा है। तो एज एन एक्टर क्या चैलेंजिंग, मतलब कितना चैलेंजिंग रहा है ये फेज? सो मेरा स्टार्टिंग से ही जो, मैं तो सिर्फ फिलहाल अपने बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरा स्टार्टिंग से जो पे ग्राफ का स्केल रहा है, टचवुड, वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि मैं काम पकड़ती ही नहीं अगर बजट नहीं है तो। और मतलब मुझे ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत कम काम करने में बिलीव कर रही हूँ आजकल। क्योंकि अगर अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उस वक्त मनी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। और जहां तक बात है कि इंडस्ट्री में हर चीज में लिव इन स्टाइल और हर चीज में इतनी टफनेस है, तो लोगों को काम एक्सेप्ट मजबूरी में करना पड़ता है। तो दैट्स नॉट द केस विद मी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। तो आपका, आई थिंक, फैमिली बैकअप और फैमिली का अगर सपोर्ट है तो फिर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। टचवुड। राइट। तो ये फैमिली बैकिंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही है लाइफ में। हमेशा ही स्टेबिलिटी रही है कि मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मैं चूज करके काम कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। अभी रिसेंटली, मतलब मैंने, आप विश्वास मानिए कि मैंने 10 काम आए होंगे और 10 को बजट की वजह से मना किया होगा कि कम पैसों में मैं काम नहीं करूंगी। हाँ जी। आजकल तो वैसे भी वर्टिकल्स का दौर है। यस। तो वर्टिकल में आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। बीच में मैंने एक्चुअली बालाजी में मैं गई थी, मैं चाह रही थी कि मैं वर्टिकल प्रोड्यूस करूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो मैं वहां पे बालाजी के जो टैलेंट हेड है, उनसे, मैं नाम नहीं लूंगी, पता ही होगा सबको, उनसे मिली भी इस बारे में, लेकिन वो पता नहीं उनकी तरफ से चीजें आगे वर्कआउट हुई नहीं। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं समझती हूँ कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। अगर कल को मैं भी कुछ करती हूँ तो मेरे को भी पता है कि, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एटलीस्ट आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जो आर्टिस्ट बहुत पुराने हैं, जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, कम से कम आप उनकी वैल्यू करें। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बट अचानक से या पहले से आपका थॉट था कि मुझे एक्टिंग के साथ साथ मुझे प्रोडक्शन या डायरेक्शन की तरफ भी जाना है? ये थॉट कब आया? ये थॉट आया जब 2019 में मैंने लास्ट अपना शो किया, और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को ब्रेक दिया और मैं अमेरिका गई पढ़ने के लिए। तो वहां जाने के बाद बीच में फिर मैं जब वापस आई हूँ तो कोरोना वायरस आ गया था। तो उस दौरान मैंने, आई एम अ राइटर, तो मैंने थोड़ी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह लिखी। एक शॉर्ट फिल्म पे मैंने काफी हद तक काम भी करने की कोशिश की। उस टाइम पे उस शॉर्ट फिल्म के लिए मैंने एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, मैंने उनसे बात भी की और वो मान भी गई थी करने के लिए। लेकिन वही है, कोरोना वायरस था, फिर हमको राजस्थान शूट करना था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम के दौरान से ही मेरा मन है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर काम करूं इंडस्ट्री में जल्दी। और सानवी, व्हेन वाज द टाइम यू रियलाइज्ड कि एक एक्टिंग के तरफ इंक्लिनेशन है मुझे और मुझे एक एक्टर बनना है?
who has been your inspiration while growing up? You know, हम लड़कियों का होता है कि एक एक्ट्रेस कोई पसंद आती है तो we start dressing up, या आईने के सामने खड़े होकर उनके डायलॉग्स रिपीट करना, उनके गानों पे नाचना. How has been your growing up years? और कब वो कीड़ा एक जगह कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है यार? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली आपके इस क्वेश्चन से मेरे को मेरे बहुत बचपन की मेमोरी रिकॉल हो गई. मैंने सुना था, आई डोंट हैव माय मॉम, शी डाइड व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड. तो बट मुझे उनकी मेमोरीज ये याद हैं, जो मतलब मुझे सब बताते भी थे कि वो बचपन से ही ना मुझे तैयार करती थी. कभी राधा रानी बनाती थी, कभी कुछ बनाती थी, तो वो पिक्चर्स क्लिक करती थी मुझे तैयार करके. तो शायद कहीं ना कहीं मेरी मॉम चाहती होंगी कि मैं अपनी बेटी को इस चीज़ में, इस रूप में देखूं. तो कहीं ना कहीं बचपन से वो दिमाग में चीज़ थी. लेकिन एक्टिंग को लेके मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में आना है. मेरे को राइटिंग से बहुत प्यार है. मैंने कुछ 8th-9th क्लास में एक शो की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, क्योंकि हम एकता मैम के शो देखते थे. और काव्यांजलि बाद में रिलीज हुआ है. काव्यांजलि जैसी एक स्क्रिप्ट मैं बचपन में ऑलरेडी वर्क कर रही थी उसमें. वाओ. हाँ. अब तो खैर वो सब चीजें रही नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए, तो बच्चों की चीजें कब मिसप्लेस होती है घर वालों को ही नहीं पता होता. तो मेरा कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था. मेरे को बस ये था कि पता नहीं कभी किसी टाइम पे एक बच्चे ने मैनिफेस्ट किया होगा कि अरे यार एकता मैम के साथ काम करना चाहिए. तो अपने आप ही लक बाय चांस रास्ते बनते गए और मैं पहुंच गई उनके पास. बट इंडस्ट्री में आने का सफर कैसा रहा कि एंड कितना सपोर्ट मिला फैमिली से? क्योंकि जब आपके पास बैकिंग तो है, लेकिन आपका इंडस्ट्री में गॉडफादर होना जरूरी है. और जब आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है जो आपको, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आपको ये नहीं पता कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, हु आर द राइट पीपल टू मीट, क्योंकि स्कैम्स भी बहुत होते हैं. लड़कियों को काफी कुछ फेस करना पड़ता है इंडस्ट्री में. आजकल तो लड़कों को भी करना पड़ता है. नाउ इट्स विद एवरीवन. या सो वो जर्नी कैसी रही आपकी कि पहला प्रोजेक्ट कैसे बैक किया आपने? मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है इस चीज़ को लेके, और लकीली मेरी फैमिली शुरू से ही सपोर्टिव रही है. और एक्चुअली क्या हुआ था, मिस्टर एंड मिस पंजाब के ऑडिशन हो रहे थे, कंपटीशन था पंजाब में. तो ऐसे ही मेरी फैमिली वाज लाइक कि चल तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले. तो मैंने वहाँ जाके अपना नेम लिखवाया, और न्यूज़पेपर, अमृतसर के न्यूज़पेपर्स वगैरह में पिक्चर भी आई है. तो मैं सेलेक्ट हुई मिस पंजाब, और फिर वहाँ से सफ़र शुरू हो गया. वहाँ फिर मैंने पंजाबी वीडियोज़ की. जिनके साथ मैंने उस वक्त में पंजाबी वीडियोज़ की थी, उन लोगों के आज बहुत बड़े बड़े नाम हो गए हैं. अच्छा. बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं. उसके बाद मैंने 9X स्टेशन का एक कमर्शियल ऐड किया, और उस ऐड के थ्रू मुझे यशराज फिल्म से कॉल आया. मेरे पास आज भी उनका अग्रीमेंट रखा हुआ है. और मेरे डैड की मारुति बना रहे थे उसको, और साकिब की सिस्टर के रोल में वो मुझे कास्ट करना चाहते थे. तो मैं बॉम्बे आई, और अगर मुझे सही से याद है तो आई थिंक उस टाइम पे यशराज जी थे. तो मेरा मिलना हुआ है उनसे, जहाँ तक मुझे याद है, और बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ. लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जिस रोल को बुला के या जो भी है, कि कास्टिंग वालों से कुछ तो गड़बड़ हुई है, और जैसा पिच किया गया था वैसा था नहीं. तो मेरा लाइफ का ऐसा फंडा रहा है कि मैं बड़ी उसमें एक छोटा सा रोल करने को रेडी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिखने वाला हो, इम्पैक्टफुल हो. तो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो प्रोजेक्ट हमने नहीं किया. लेकिन उस दौरान मैं ऑलरेडी बॉम्बे में थी, तो मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि तुम ऑडिशंस दे दो इसके टीवी वगैरह के. और थोड़ी बहुत एक्चुअली पंजाब में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके कजन्स हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कॉन्टैक्ट्स हैं. और लकीली सही टाइम पे सही जगह पे मैं पहुंची. तो लक ने बहुत काम किया मेरी लाइफ में. और मैंने ऑडिशंस दिए, और उसके बाद मैं ऑडिशंस देके घर वापस चली गई, और तीसरे ही दिन मुझे फोन आ गया कि आप बॉम्बे आ जाइए, और तब से हम काम कर रहे हैं. वाह. या बट इस जर्नी के दौरान कभी ऐसा हुआ कि किसी ने इंडिसेंट प्रपोजल रखने की कोशिश की हो वर्क रिलेटेड? हाँ, वर्क रिलेटेड कि आप हम आपको फिल्म का ऑफर देंगे, या फिर टीवी में तो ये नहीं होता ज्यादातर. काफी सेफ इंडस्ट्री रही है, क्योंकि आप एक बार काम करने लगते हो तो सब पहचान के ही हो जाते हैं. तो वो लाइन क्रॉस करने से पहले शायद लोग डरते भी होंगे, आई एम अज्यूमिंग. लेकिन बॉलीवुड में बहुत होता है, साउथ में बहुत होता है कि आप प्रोजेक्ट्स के लिए जाओ तो आपको फेवर्स मांगे जाते हैं कि आप प्रोड्यूसर के साथ डेट पे चले जाओ, या अलग अलग तरीके से इंडिसेंट प्रपोजल्स रखते हैं. कभी वैसा कुछ सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं ऐसा कुछ सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब से आई हूँ, मैंने बैक टू बैक सिर्फ टीवी किया है. ओके. टीवी से बाहर निकल, सो बेसिकली जब मैं ओ गुजरिया अपना पहला शो मेन लीड में कर रही थी ना, तब मुझे जहाँ तक याद है, ऐश्वर्या राय और ये
क्या नाम है, मतलब बहुत फेमस थे, इरफान खान, उनकी कोई फिल्म बन रही थी, ओके, जज्बा। जज्बा, राइट। तो जज्बा में किसी रोल के लिए मुझे फोन आया था, इस जस्ट कि आपको पता है कि आप टीवी में चले गए तो आपने अपनी आत्मा भी दे दी। तो वो मैं नहीं कर पाई। तब मुझे काफी सारे ऑफर्स आए थे, बट वो कैरेक्टर रोल्स थे, ऐसा मेन लीड नहीं था। तो मेरे साथ तो कभी किसी ने कोई गलत बात की नहीं, और ना ही टीवी छोड़ के फिर मैं अपना पढ़ने चली गई, और उसके बाद तो फिर मैं वापस टीवी में ही हूँ। और ये वेब सीरीज की कास्टिंग भी टीवी के ही थ्रू हुई है। ओके। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज आई एम वेरी वोकल अबाउट थिंग्स। या तो जब आपका बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो अपने लाइफ में रिस्क लेने की सोचते हैं। आपने अच्छा खासा आप काम कर रही थी और उसके बाद आपने छोड़कर पढ़ाई करने की हाँ सोची। जी। हाउ डिड दैट थॉट हैपन, और क्या पढ़ाई करने आप गई थी? मतलब काफी टाइम से ही मैं चाह रही थी कि एक थिएटर का ट्रेनिंग होना चाहिए एक एक्टर का। वो तो लकीली हम आ गए और लोगों को काम अच्छा लगा, तो बैक टू बैक काम मिल गया। बाकी किस्मत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। बट मेरे मन में था, और मैं थक गई थी टीवी कर करके। टीवी में आपको पता है कितनी लॉन्ग वर्किंग्स आर और ये वो। तो मैंने स्टेला एडलर से थिएटर किया है लॉस एंजलिस में, और ये 75 ईयर ओल्ड अकेडमी है। ओह वाओ। हाँ जी, तो वहां से मैं थिएटर करके आई हूँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप जब कहते हैं ना, आप जितना ट्रैवल करते हो आप उतना एक्सप्लोर करते हो, आपका एक्सप्लोर करती हूँ। एक्सपीरियंस उतना रिच होता है। और आप जब थिएटर कर रहे हो तो आई एम श्योर कि वहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आए होंगे। यस। तो उनके साथ मिलना जुलना, उनके रिचुअल्स, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे अलावा इंडिया से कोई भी नहीं था। वाह। और सब मोस्टली अलग अलग कंट्रीज से थे, कोई मैक्सिकन, ब्राजीलियन, इटालियन, सब अलग अलग उससे आए थे। और फिर धीरे धीरे सबके साथ इंट्रैक्शन होना, सबके बारे में सबकी चीज़ें जानना। अभी मेरे एक्चुअली उस एकेडमी से, मतलब अलग अलग कंट्री से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और आज भी मेरी बात होती है। एस्तर करके एक मेरी फ्रेंड बनी थी, शी इज़ फ्रॉम मैक्सिको, और बीच में अभी उनकी शादी भी हुई थी, तो मैं मतलब जा नहीं पाई थी। बट आई ट्रैवल अ लॉट, तो कभी ना कभी तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगी ही जाऊंगी। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मुझे। मतलब कुछ ऐसा भी था कि वहां जाके मुझे पता चला कि वो लोग कितने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। अभी जैसे हमारे, मतलब वहां जो थिएटर होते थे तो उसमें बैक टू बैक क्लासेस होती थी, कि अभी ये प्ले खत्म हुआ, साथ के साथ आपका दूसरा प्ले हो रहा है। तो मतलब कुछ चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि हम कितने भी जिंदगी में एडवांस हो जाएं, हमको उस तरह से बोल्ड स्टेप लेने में ना टाइम लगेगा। मैं अमृतसर शहर से बिलोंग करती हूँ, और मतलब अगर मुझे कभी लाइफ में किसी तरह की कोई बोल्ड अपॉर्चुनिटी प्ले करने के लिए आई, मेरे को एक्चुअली रागिनी एमएमएस के लिए भी बात हुई थी मेरी। हाँ, तो उसके बाद वो मैंने मना हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री छोड़ी थी। अच्छा। तो मैं रेडी नहीं थी उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं वही सोचती हूँ कि कभी नेटफ्लिक्स पे या आगे जाके लाइफ में कोई ऐसी बोल्ड अपॉर्चुनिटी आती है, तो मैं उसको कैसे मतलब करूंगी, कैसा मैं होगा, क्या नहीं होगा। तो वहां पे ऐसा था कि हम जैसे प्ले खत्म हुआ, तो मतलब मैं शॉक हो गई कि लोग सब सामने ही कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओह। हाँ, क्योंकि उनके लिए इट्स नथिंग, और मैं वॉशरूम जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे वाकया हुए हैं कि मतलब लाइक वाओ। या या आई एम श्योर कि एक्सपीरियंस अलग ही होगा। अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ के टीचर्स, वहाँ की ट्रेनिंग, मतलब मतलब हर चीज इंडिया के थिएटर के कंपैरेटिवली डिफरेंट है वहाँ पे। मजेदार एक्सपीरियंस। राइट। एंड जैसा अभी आपने बोला कि मैंने रागिनी एमएमएस के लिए जो भी वर्कआउट हाँ, जिस मेरे तरीके पास से आया नहीं था। हुआ, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई एक्टर्स से बात किया, उनका एक पर्सनल रिजर्वेशन होता है व्हेन इट कम्स टू न्यूडिटी, लव मेकिंग सीन्स, कि उनको नहीं करना है भले ही कितना भी बड़ा ऑफर क्यों ना हो। व्हाट इज योर टेक? आपके भी पर्सनल रिजर्वेशन है अगर कोई बड़ा फिल्म मेकर या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है जहाँ पे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट हो, या आजकल तो ऐसे भी शोज बनते हैं जहाँ पे सिर्फ आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए सीन्स डाले जाते सीन्स हैं? डेफिनेटली हाँ। इंडिया में तो मैक्सिमम या यही होता हाँ, है। हाँ। तो हाउ कंफर्टेबल आर यू, और डू यू हैव योर पर्सनल बाउंड्रीज? ओह यस, आई हैव माय पर्सनल बाउंड्रीज। तो जब मेरा एक शो था जो एकता मैम के साथ आया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस शो में किसिंग सीन है। ओह ओके। और हमारे प्रोमो के टाइम पे मेरे को एक्टर आके मुझे बताते हैं कि किसिंग सीन है, तुझे पता है ना, एंड ऑल। तो
आप मानोगे नहीं कि मैंने वहां सेट पे जा मतलब मैं वहां पे हूँ, कुछ 600-700 जूनियर्स थे और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे मतलब मैं बहुत छोटी एज थी उस टाइम पे मेरी, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको कैसे हैंडल करना है, कल को मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स देखेंगे, फैमिली देखेंगे, ये क्या किया एंड ऑल। फिर उन्होंने मेरे को जो चैनल वाले थे, फिर काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं कंफर्टेबल है या कुछ भी है, तो भी इट्स लाइक कि व्हेन यू आर ऑन समथिंग, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो कुछ ना कुछ करके करवा लेते हैं। मैनिपुलेट करके। हाँ, कह सकते हो। हाँ, तो लेकिन अगर अब मैं इस बारे में बात करूँ तो फिलहाल मतलब इंडिया में इस तरह का कोई न्यूडिटी करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पर्पसली न्यूडिटी करवाई जाती है। बाकी अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई जैसे मैं बाहर से पढ़कर आई हूँ, अब मेरा एक्सपीरियंस बोल्डनेस और इन सब चीजों के टुवर्ड्स भी काफी डिफरेंट हो चुका है, पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। बट अगर नेटफ्लिक्स या बहुत ही बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली आई थिंक अबाउट इट। कोई बड़े फिल्म मेकर जैसे Exactly. जैसे अब हम या अगर संजय लीला बंसाली की कोई फिल्म देखते हैं या कोई और फिल्म मेकर हैं जिन वो आईबॉल्स ग्रैब करने के लिए नहीं सो करते। बेसिकली उनकी हर चीज में खूबसूरती है, हम्म वो एक ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रेजेंट करने का तरीका भी तो Right, एक होता है। right. राइट, वो तो देन यू विल थिंक अबाउट इट कि करना है या नहीं। डेफिनेटली। और संजय लीला बंसाली को कोई ना कर सकता है। Yeah. ऐसा कोई न्यूडिटी तो मुझे संजय लीला बंसाली जी की फिल्म में नजर नहीं आई। हाँ हाँ राइट, नहीं मतलब किसिंग सीन्स वगैरह मैं कह रही थी। हाँ, वो हाँ, है। वो कि वो तो अभी वो इतने एस्थेटिकली प्रेजेंट करते प्रेजेंट हैं कि करते आपको हैं, वल्गर या चीप वल्गर नहीं नहीं लगता। लगता। राइट। यू नो जिस तरीके से आपने अभी एक टॉपिक का जिक्र किया कि मेरे को एक्टर ने मुझे आकर बताया कि किसिंग सीन है, अभी हाल फिलहाल में आपके स्टेटमेंट्स और आपके साथ जो हुआ था वो काफी लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि उस समय न्यूज तो आई थी कि ऐसा कुछ सेट पे हुआ है, लेकिन कभी भी कोई कंफर्मेशन या कुछ ऐसा पता नहीं चला कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड बिटवीन यू टू। आप कुछ बताना चाहेंगे जो जिस तरीके से पता चला है कि आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ एंड आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया गया सेट पे। या ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे न्यूज़ बाहर नहीं गई थी। मैंने आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया या मेरी शायद बात हुई है ऑलरेडी और मैंने बात की है, बट वही है कि जितना मुंह उतनी बातें, वो बात घूमती घूमती कुछ और ही बन जाती है। तो ऐसे इतने ओवर द इयर्स उस बात का बतंगड़ बना दिया गया है बहुत सारी जगहों पे, तो इसीलिए मुझे अब जाके लगा। बाकी देखिए, ये मेरा सच है, ये मेरी चॉइस है कि मैं कब किस टॉपिक पे बात करना चाहूँ। मुझे अभी लगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो बात करनी चाहिए। अभी आई डोंट केयर कि लोग क्या बोलते हैं। उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी इंसान ने आज तक किसी चीज के बारे में बात नहीं की जो करना चाहते हैं, प्लीज बाहर आइए और बात करें, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जजमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। राइट, जजमेंट नहीं होना चाहिए। बट करते हैं लोग जज भी, ठीक है, जो है सो है। पर क्या हुआ था एग्जैक्टली, व्हाट हैपेंड? सो हुआ ये था कि मैं और करण ने जब साथ में काम करना शुरू किया था, तो मेरा थोड़ा नेचर अलग है इंडस्ट्री में लोगों के काम करने के तौर तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद करती हूँ और मुझे थोड़ा खुलने में, बात करने में, माहौल में उठने बैठने में वक्त लगता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्टर और करण के साथ और टीम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, जिसको मेरा शायद गलत एटीट्यूड समझ लिया गया और मुझे पता चला कि मेरे पीछे दोबारा से कास्टिंग शुरू हो गई है मेरे सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से। और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा सेट पे टॉर्चर किया जाता था। डायरेक्टर तो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने तो ये प्रूव ही कर दिया था कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। मतलब आप एक आर्टिस्ट को बार बार पर्पसली टेक पे टेक ले रहे हो, तो किसी का भी कोई मोरल डाउन होगा। एग्जैक्टली। मतलब रोज ही मैं वैनिटी में जाके रो रही हूँ। मतलब बहुत सारे इस तरह के, मतलब काफी टाइम, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ये सब चलता रहा। उसके बाद करण भी पिन पॉइंट करते थे, करण भी मेरे को सिखा रहे हैं कि एक्टिंग कैसे करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्चुअल जो आर्टिस्ट है उसकी ये एक खूबसूरती होनी चाहिए कि आप प्लीज अपने काम पे फोकस करें। आप मुझसे बड़े हैं, मुझे अगर आपसे कुछ पूछना होगा तो मैं सामने से पूछूंगी। आप अननेसेसरली किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू विद एनीवन। तो उसके बाद ये सब सिनेरियो के चलते हुए फिर हमारा एक सीन था, अगेन किसिंग सीन, और उसमें डायरेक्टर ने एक्शन नहीं बोला और करण ने उसके पहले ही मुझे किस किया। और उस टाइम पे मेरा मेंटली आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और सेकंड थिंग कि आप किसी को बिना मर्जी के हाथ नहीं लगा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते जो गलत था। तो आई स्लैप्ड हिम और उसके बाद उस टाइम पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो चले गए। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वो वापस आते हैं एंड देन ही स्लैप्ड मी बैक एंड ही स्लैप्ड मी सो हार्ड।
एंड नोबडी सपोर्टेड मी देयर। और वहाँ से फिर मैं अपने घर चली गई, आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं काम करना। और जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया। सबसे ज़्यादा जो मुझे हर्ट हुई है ना, उन्होंने मेरे मॉम डैड को गालियाँ दी हैं, उन्होंने मेरी परवरिश को गालियाँ दी हैं। तो मुझे मतलब इससे ज़्यादा किसी भी इंसान के लिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता कि आपका गुस्सा मुझ पे है, मेरा खानदान बीच में कैसे आ गया? तो दैट वाज वेरी रॉन्ग थिंग विच ही डिड। उसके बाद जब मैंने सेट छोड़ दिया, मैं चली गई थी, तब एकता मैम के साथ मेरी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई। एकता मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एकता मैम से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह का आपका कंफर्ट जोन है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और एक मोस्टली अगर आप देखें, वैसे तो एक औरत को एक औरत का दोस्त होना चाहिए, बट हमारी इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में आजकल अलग चीज चल रही है, औरत ही दुश्मन है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एकता मैम उन औरतों में से नहीं है। एकता मैम एक ऐसी औरत है जो औरत होकर दूसरी औरत को सपोर्ट करने में बिलीव रखती है, अपलिफ्ट करती हैं। यस, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत थी तो उन्होंने अगला शो मुझे क्यों दिया एज द मेन लीड? उसके बाद रागिनी एमएमएसपी बालाजी का ही प्रोजेक्ट था, जहां तक मुझे याद है। ट्रू। मैं अपनी मर्जी से इंडस्ट्री छोड़ के गई, लेकिन उनकी तरफ से तो मुझे सपोर्ट था। मतलब हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमारी कभी कभी बर्थडे पे हम एक दूसरे को विश करते हैं। तो अगर मैं गलत थी तो उन्होंने मेरे साथ रिश्ता क्यों रखा? यही सबसे बड़ी बात है। तो सच कड़वा होता है, और कड़वी चीज तो लोगों को चुभती है, तो चुभती रहे। पर जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ सेट पे, ऑब्वियसली बात है कि हायर लेवल के लोगों को पता चला होगा, किसी ने इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम तो आपका साथ नहीं दिया किसी ने, लेकिन क्या किसी ने वो एक्टर को समझाने की कोशिश नहीं की कि तुमने जो किया वो गलत है, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? एकता मैम ने समझाया होगा ना, क्योंकि उसके बाद उसने मेरे को आके सबके सामने सॉरी बोला, लेकिन मैं नहीं माफ कर सकती। हम साथ में उस टाइम पे काम कर रहे हैं, मजबूरी है कि हमको शो तो साथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। तो आपको थोड़ा बहुत वार्तालाप तो करना ही पड़ेगा अपने को एक्टर से, आपको, क्योंकि पूरा शो आप साथ में कर रहे हो। फिर भी मेरा बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन था, मतलब मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मैं वैसे हर शो में ही इस तरह की इंसान हूँ। अगर कोई अभी जैसे राकेश बाबर जी के साथ मैंने शो किया, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वही, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि किसके साथ आपको अच्छा लगता है बात करके। किसी के साथ हम करना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं करना चाहते। और आपको क्या लगता है कि वो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप थोड़ी सी रिजर्व थी, आप अपने स्पेस में कंफर्टेबल थी, आप वो मतलब किसी को अलाउ नहीं कर रही थी उस स्पेस में एंटर करने, तो एक नोशन बन गया था, अच्छा ये तो बहुत स्नूटी है, एरोगेंट है, तो शायद इस वजह से ये सब हुआ आपके साथ कि हाँ, मुझे लगता जब ये है इंसिडेंट हुआ तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआत इसी तरह से हुई, बट ये चीज मुझे नहीं लगती, इस चीज को लेके मैं कंफर्म हूँ कि करण वाज इंटरेस्टेड इन मी। ओह, या व्हाई डू यू फील दैट? पता लगता है, आप सीन वाइज किसी को टच कर रहे हैं या आपकी कुछ हो रही है। और उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह भी भेजे थे, कुछ इस तरह की बातचीत भी हुई थी। दैट्स व्हाई आई एम 100% श्योर। इट्स जस्ट कि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती, जो सच है वो है। तो मतलब वो फ्लर्टिशियस मैसेज वगैरह करते थे? यस यस, मतलब उनका बात करने का मतलब, यार एक लड़की, मैं लड़का हूँ, आप लड़की हो, मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा क्या? तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। सो दैट्स द थिंग। तो देन मतलब आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आपने मैनेज मैंने क्या करना था इतना, हाँ, अनुषा को मैंने सामने से कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के थ्रू उन तक ये बात पहुंचाई। अभी वही बात है कि वो बात उन तक किस तरह से पहुंची मुझे तो वो भी नहीं पता। सो उस टाइम पे मेरे पास एक लैब्राडोर था, और उसकी भी उसी टाइम के दौरान जब ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ उसकी डेथ हुई है। और मेरे मतलब बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस थी मैं उस वजह से। और सबको पता है कि वहां क्या चल रहा था, क्या एक्चुअल में हुआ है, आज भी उनको पता है। लेकिन आई एम 1000% श्योर कि कोई भी मेरे सपोर्ट में आके बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हैं, सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। बट व्हाई डू यू फील दैट कि लोग नहीं बोलेंगे? क्या डरते हैं लोग, या 100% डरते होंगे, बाकी सबका अपना अपना रीजन है। मतलब मैं तो नहीं डरती, किसी को बिगाड़ना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि किसी को अपना बिगाड़ना नहीं है। फायदा किसी का कुछ नहीं होता किसी भी चीज से। इट्स जस्ट कि हाँ भाई, हम क्यों आगे आए, हम क्यों बात करें,
इट्स ओके, इट डजंट मैटर मी। बट उस फेज से आप निकली कैसे, और यू नो फैमिली का कितना सपोर्ट था उस समय, या फैमिली को आपने नहीं बताया? मतलब नहीं क्या नहीं, डेफिनेटली फैमिली को पता चला था और फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे फैमिली वालों ने ही ये बात बोली थी कि हमको पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे थप्पड़ मार के कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता। और इवन कि आई थिंक मुझे वुमेन सेल से भी कॉल आया था, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था कि मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। कर्मा है, जब जो होना होगा होना होगा। और अभी मुझे लगा कि शायद उनका कर्मा होगा कि मेरे को अभी बात मैं कर रही हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा। खुद को खुद ही संभालना पड़ता है, क्योंकि वही है कि काम तो आपको करना ही है, मरता क्या ना करता। या आप अपना प्रोफेशन तो नहीं छोड़ नहीं छोड़ सकते हैं। बट बताइए, जब जब आपने ये बात बोली है अभी, जब ये हुआ तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था नहीं लोगों था। की लाइफ में, लेकिन अब हर कुछ चीज जो है वो कंटेंट बन चुकी है। नहीं, किसी का पेन, किसी की हाँ, सफरिंग, that's true। सब कुछ और सबको एक लेंस से देखने का हमारा हमारी जो सोसाइटी है वो सबको एक लेंस से देखती है। जब आपने अपनी बात बताई, कितना सपोर्ट मिल रहा है, जैसे आपने बोला कि या जजमेंट ज्यादा मिल रहा है? आज की अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छी चीज हो गई है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग आगे आ रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब कुछ लोग ट्रोल करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो लोगों का तो काम ही है कहना। और अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि मैंने इस चीज पे आवाज उठाई, तो अगर मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं तो देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग मी। तो सबसे अच्छी बात मेरी जिंदगी की मेरे बारे में ये है कि मैं नेगेटिव नहीं सोचती। मैं नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज निकालती हूँ। तो मुझे मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं तो लगे रहो, हु केयर्स। अब आपको इतना टाइम हो गया है फिक्शन करते हुए, विल वी एवर सी यू ट्राइंग योर हैंड्स एट रियलिटी शोज? क्योंकि अभी काफी नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं रियलिटी शोज के, काफी इंटरनेशनल शोज को इंडिया में फर्स्ट सीजन्स लाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो ऐसा कोई कुछ है आपके मन में? अभी लॉकअप काफी चल रहा है, लॉकअप में लोग अपने सीक्रेट्स जाके बता रहे हैं, एनीथिंग? लॉकअप के बारे में बात करूं तो मेरे फ्रेंड हैं एक, और लॉकअप पे वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। आज ही उनका थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि और क्या हालचाल। एक्चुअली उन्होंने और मैंने ये खामोश आहटे में भी साथ में काम किया था। अच्छा। तो ये बात हुई। और रियलिटी शोज तो मतलब मुझे कुछ बोलने या कुछ कहने की इस बारे में जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। तो मेरे बिहाफ पे तो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन चल रही है, तो ठीक है ना जी आयानु, अगर कोई काम आता तो मैं क्यों मना करूंगी। बिग बॉस करने में आप इंटरेस्टेड हो? मैं किसी भी तरह का कोई भी रियलिटी शो है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सूटेबल है, अच्छा है, तो व्हाई नॉट। क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि बिग बॉस एक अपने तरीके का एक्सपीरियंस है, दुनिया से कट ऑफ 3 महीने के लिए। हाँ, राकेश जी know, गई हैं हाँ बिग बॉस में। हाँ। तो आप मुझे बताइए, आप कितना कंफर्टेबल हैं? क्योंकि काफी लोगों का दे से ओपन लाउड दैट इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरा ऐसा है कि मैं आई एम अ वेरी होमली पर्सन। मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं घर में अगर घुसी, अपनी गुफा में गई, तो मेरे को कंफर्ट जोन में मैं चली जाती हूँ। मैं 10-10 15-15 दिन अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। अच्छा। तो अगर इस तरह से बिग बॉस में जाके 6 महीने भी रहना, तो मेरे लिए वो चीज चैलेंजिंग नहीं है। वाह। हाँ। क्योंकि मैं डिप्रेशन में जाने वाली इंसान नहीं हूँ। मतलब उस टाइम पे भी जब इतना मेंटल टॉर्चर था, जो मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस भी हुई थी, तो मैंने उस चीज से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया। मतलब इंसान की जिंदगी में कितना ही बुरा हो सकता है यार। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ ऐसा ऑफर आता है तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। मेरे को नहीं लगता मेरे लिए कोई ये चैलेंजिंग होगी चीज। एंड आगे अब जिस तरीके से बहुत अच्छा काम हो रहा है ओटीटी में भी, फिल्मों में भी, टीवी पे भी काफी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स को, आइडियाज को लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? मतलब किस तरीके का और आगे आप काम करना चाहती हैं? व्हाट इज योर दैट ड्रीम रोल जो अभी तक आपको लगता है कि मतलब मेरे पास अब तक वो ऑफर नहीं आया है और वो आप जरूर करना चाहेंगी? बिल्कुल। हैले बेरी की एक फिल्म है फ्रैंकी एंड एलिस। उसमें उन्होंने स्प्लिट पर्सनालिटी प्ले किया है और वो मेरा ड्रीम रोल है, क्योंकि मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्ले करना और स्प्लिट पर्सनालिटी और इस तरह के रोल प्ले करना जहाँ पे आप ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रहे हो, उसको इतना बिलीवेबल आप दिखा रहे हो कि ऑडियंस बिलीव कर रही है, वो बहुत चैलेंजिंग है एक्टर के लिए। तो उस तरह का कुछ अगर मेरे पास आएगा तो दैट्स गोइंग टू बी माय ड्रीम रोल। यस। फैंस को जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी आप, आपका नया प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसके बारे में, और जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मेरे फैंस ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, दो आई एम वर्किंग और नॉट वर्किंग।
दे वर ऑलवेज देयर विद मी। बट वही है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मेरी जो नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है अतरंगी पे, प्लीज़ वॉच दैट वेब सीरीज़ एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच थैंक सानवी, इट यू। वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद सेम करते हियर। हैं कि आपके पास अच्छा-अच्छा काम आए और आप हम अपने फैंस को हमेशा स्क्रीन्स पर दिखती रहें। बिल्कुल, जय माता दी। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।